भी इजाफा देखने को मिल रहा है। जहां पहलगाम हमले के बाद से ही टूरिस्ट की आमद लगातार जारी है। इस दौरान कई अलग अलग मकामात पर टूरिस्ट नजर आ रहे हैं। टूरिस्ट का रश लगातार बना हुआ है। कुदरती नजारों का लुत्फ उठाते हुए टूरिस्ट देखे जा सकते हैं, जहां टूरिस्ट मौसम का भी लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। Yes, and this is the first time I came to Kashmir, Himalaya, and I had a wonderful, amazing experience here. I see a lot of beautiful nature and how friendly people treat us very well. So I feel a great time here. Yes. I think your group has also bought some shawls and some local stuff. Yes, we also buy a lot of stuff like this and even enjoy a lot of street foods here, and I feel so good. Yes. You're all group from Vietnam? Yes, our whole group coming from Vietnam. Yes. From Vietnam to Kashmir, how it feels like in Kashmir? Kashmir is feel like a paradise on earth. It's very different from Vietnam with the white mountains, and the climate is very cool here. I think you have purchased a lot of stuff you are showing on the camera. Yes, we got some gifts and some souvenirs for our friends and family in Vietnam because Kashmir is very famous for the Kashmir. जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे फयाज जुड़ गए हैं। फयाज, इस वक्त वादी के अलग अलग मकामात की बात करें तो किस तरह का माहौल टूरिस्ट के बीच में देखने को मिल रहा है? पहलगाम हमले के बाद भी टूरिस्ट का रश लगातार नजर आ रहा है, जहां टूरिस्ट लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि वो कश्मीर आए और खूबसूरत नजारों का लुत्फ उठाएं। जी सर, बिल्कुल। आपको बता दूं कि हालांकि जो 22 अप्रैल को एक सानिया पेश आया है जम्मू कश्मीर में, और जो टेरर अटैक हुआ है पहलगाम की खूबसूरत वादी में, उसके बाद लग रहा था कि शायद अब यहाँ पे जो टूरिज्म जो इंडस्ट्री है इसे काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ है। लेकिन धीरे धीरे जो है वापस वो जो टूरिस्ट वो वापस आ रहे हैं। और आपको बता दूं कि जिस तरह हमने देखा है कि चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हों, चाहे वो बाहर के ममालिक से वाबस्ता लोग हैं, वो कश्मीर का विजिट कर रहे हैं। और जिस तरह अभी भी जो एक से बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि अगर इस धरती पे कहीं जन्नत है तो वो कश्मीर में है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि एक अलग लगाव, जो भी यहाँ पे आता तो एक अलग लगाव, और उनको लग रहा है कि वाकई अगर इस धरती पे कहीं जन्नत है तो वो वादी कश्मीर में है। और आपको बता दूं कि जिन्होंने भी वो पहलगाम का सानिया किया है, जिन्होंने वो टेरर अटैक किया है, उनके जो ख्वाब थे, उनका जो मंसूबा था कि शायद किसी न किसी तरीके से वो डिस्टर्ब करें, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर होता है। और जिस तरह लोग भी हिम्मत कर रहे हैं, और खासकर कैसेट टीवी की टीम उन लोगों को सलाम पेश करती है कि जिन्होंने उन कठिन हालात में एक तो उन लोगों का साथ दिया जो टूरिस्ट यहाँ पे थे, दूसरा ये कि उसके बाद जिन्होंने रिस्क ले ली है कि हम कश्मीर जाएंगे। और जब वो यहाँ पे आए, उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो हालात नॉर्मल है, हालात ठीक है। और टूरिस्ट के हवाले से अगर बात करें, जो सयाह लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं, घूमते हैं और मजे करते हैं, और इस खूबसूरत वादी का जो है लुत्फ भी लेते हैं। जी बिल्कुल। प्यास, इसके अलावा जिस तरह देखा गया था कि हमले के तुरंत बाद कई सारी फ्लाइट्स रद्द कर दी गई थी और लोगों ने अपने आने का प्लान भी कैंसिल कर दिया था, अभी भी किस तरह का जो रश है कश्मीर के अलग अलग मकामात पर वो देखने को मिल रहा है? क्या फिर से लोगों ने अपनी बुकिंग शुरू कर दी है? क्योंकि अभी भी कमी जो टूरिस्ट की देखने को मिल रही है, उसमें कितनी आमद अभी इन दिनों बढ़ती दिखाई दे रही है? देखिए सर, मैं आपको बता दूं कि अगर हम फ्लाइट के हवाले से बात करें, क्योंकि उस दिन जिस तरह हुआ था कि 28 लोगों की मौतें वाक़ा होना, वो सानिया होना, और फिर हर एक जो है वो डर गया था कि मैं कश्मीर अपनी छुट्टियां मनाने के लिए जाऊं तो कहीं खुदा न खास्ता वहां पे इस तरह का हादसा अगर मेरे साथ पेश आया तो मैं क्या करने के लिए वहां पे जाऊंगा। तो उन्होंने उस लिहाज से वो कैंसिल किया। और धीरे धीरे जो तकरीबन ये जो 2 हफ्ते आसपास गुजरने वाले हैं, और अब लोग भी समझ गए हैं कि नहीं, नॉर्मल सी अब जिंदगी है यहाँ पे शुरू हुई है। अगर मैं बात करूं श्रीनगर की, गुलमर्ग की, तो वहां पर आज भी लोग जाते हैं। हालांकि बहुत सारी ऐसी जो सेहत अफजा मुकामात है जिन पे होम मिनिस्ट्री ने जो है पाबंदी आयद की है कि यहाँ पर आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उसके पीछे ये वजूहत हैं कि सबसे पहले अगर कोई बाहर का यहाँ पे आता है, सबसे पहले जो सिक्योरिटी का रीजन होता है, और उनको प्रॉपर सिक्योरिटी देना ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम अपने विजिटर्स का, अपने टूरिस्ट्स का ख्याल रखेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम देखें तो नॉर्मल जिस तरह टूरिस्ट इससे पहले आते थे, घूमते थे, यहाँ पे शूटिंग करते थे, यहाँ अपनी फैमिली के साथ आते थे, उसी तरह का जो ये आजकल भी हम देख रहे हैं कि लोग आ रहे हैं, बाहर से भी आ रहे हैं। और एक हम ये कह सकते हैं कि अब धीरे धीरे, हालांकि टाइम इसमें लगेगा क्योंकि इतना बड़ा सानिया हुआ, अगर हम पुलवामा
वहां पे जो अटैक हुआ था, उसके बाद जब ये पहलगाम अटैक हुआ, ये सबसे बड़ा अटैक है और आज तक हिस्ट्री में जिसमें सिविलियन की इतनी ज्यादा मौतें वाकया हुई हैं और उसके बाद लोग जो है खूफो हिरास में, क्योंकि उससे पहले जो है यहाँ पर कहते थे कि चिकोची है, बाकी चीजें, लेकिन अब जो एक आम शहरी पे अटैक हुआ, जो बाहर से घूमने के लिए यहाँ पे आए हैं, कुछ हनीमून मनाने के लिए यहाँ पे आए थे, उन पे जब अटैक हुआ तो यकीनन एक बंदा जो है वो डर जाता है कि आप जाऊं तो क्या खुदा न खास्ता अगर मेरे साथ इस तरह का हादसा पेश आए। लेकिन धीरे धीरे इसमें टाइम लगेगा। पहले भी कैसे टीवी ने भरपूर कोशिश की कि लोगों तक जो है ग्राउंड जीरो से खबरें पहुंचाएं ताकि लोगों तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचे। और आज भी जिस तरह हम दिन भर ग्राउंड जीरो पर रहे और लोगों से बात की तो उन्होंने ये कहा कि धीरे धीरे इसमें टाइम जो है वो लगेगा, लेकिन ये जो सिचुएशन जिस तरह पहले यानी 22 अप्रैल से पहले थी, उसी तरीके से धीरे धीरे आने वाले कुछ दिनों में हम देखेंगे कि वो बाहर जो है एक बार फिर लौट कर सामने आएगी। जी बिल्कुल ठीक है, फयाज आप बने रहिए हमारे साथ, पढ़ेंगे अगली खबर की ओर। वहीं घाटी के 47 में से 47 टूरिस्ट प्लेसेस फिलहाल बंद हैं, लेकिन जो टूरिस्ट प्लेसेस खुले हुए हैं वहां टूरिस्ट बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। कोलकाता से आए टूरिस्ट ने जम्मू कश्मीर की मेहमान नवाजी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कश्मीर को जमीन पर जन्नत बताया है और इसकी खूबसूरती और अमन का एक्सपीरियंस करने के लिए बार बार यहां आने की ख्वाहिश जाहिर की है। उन्होंने मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों से भी यहां आने की अपील की है। दौरा हुआ 23 अप्रैल और आज लौटेंगे। बहुत अच्छा कंट्रोल में है, सिक्योरिटी बहुत अच्छा है, कोई असुविधा नहीं हुआ। कश्मीर, सोनमार्ग, गुलमार्ग, पहलगांव, आपका गोंडोला राइडिंग किया है, इसमें डल लेक में शिकार राइडिंग किया है, सब कुछ किया है, कोई असुविधा नहीं हुआ। बहुत बढ़िया लगी, बहुत बढ़िया। हम लोगों को न्यूज आए थे 22 का जो इधर घटना घटे, हम लोग 23 को आए हैं। आने के टाइम से जो सिक्योरिटी जो जैसे हम लोग जाए वो हम लोगों का ड्राइवर भैया जो है सब कुछ ऐसे बढ़िया था, हम लोग को सोच भी नहीं सकते थे। जब भी जिससे भी चाहे हम बात करें उस टाइम उसका जो मुस्कुराहट है, अब कश्मीर में उनका जो मुस्कुराहट है ना वो अलग ही चीज है। माने स्वागत ऐसे करो तो कश्मीरी जो आप लोग जा है ना वैसे करो सच्ची में। जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे मीर उमर जुड़ गए हैं। मीर, इस वक्त अगर कश्मीर में सयाहों की बात करें तो किस तरह का माहौल बना हुआ है और कितनी हिफाजत, कितना महफूज वो फील कर रहे हैं, क्या कुछ इंतजाम उनके लिए, क्योंकि अभी भी टूरिस्ट का रश लगातार बना हुआ है और वो नज़ारों का लुत्फ उठाते भी नजर आए हैं। बिल्कुल इन टूरिस्ट से बात करके इस बात का तो बिल्कुल एक ऐसा असर पड़ रहा है कि जो जम्मू कश्मीर या कश्मीरी डिवीजन अपनी खूबसूरती को लेकर पहले एक मशहूरियत और अपना एहतराम और इज्जत हासिल कर चुका है, वो इज्जत एहतराम और वो एक खूबसूरत और लुभावना एहसास आज भी पूरे मुल्क के हमारे वासियों में जो है उनके दिलों में अभी भी बसा हुआ है। और हालांकि 22 अप्रैल के बाद जो सूरत हाल है कहीं ना कहीं पे हमें बदलती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब जो है अब सिचुएशन फिर से पटरी पे आ रही है। अभी जो जहाँ पे जो टूरिस्ट आए हुए हैं या प्रीवियसली आए हुए हैं वो अभी भी यहाँ के इस खुशगवार माहौल का लुत्फ उठा रहे हैं और अपने दिल की जो एक बात है वो बिल्कुल एक आसान और सीधे साधे लफ्जों में इजहार करने की कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर जैसे पहले खूबसूरत था वैसे ही आज भी खूबसूरत है। जो एक खूबसूरत माहौल इससे पहले देखने को मिलता था आज भी वही खूबसूरत माहौल है। इससे पहले भी यहाँ पे अमन था, भाईचारा था, प्यार थे, मोहब्बत था, जज्बा था, वही एहसासात अभी भी कश्मीर में मौजूद है। हालांकि एक दिन की वजह से जो हालात है कई दिनों तक उसकी जो मुतासरा सिचुएशन है वो देखने को मिली थी, लेकिन अब धीरे धीरे जो है हालात फिर से बदलते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों का या टूरिस्ट का जो खासतौर पर जो जमावड़ा है वो हमें अलग अलग लोकेशंस पे देखने को मिल रहा है, चाहे हम कश्मीर के किसी भी जिले की बात करें। हालांकि 40 से जायद ऐसे मुकामात अभी हैं जो अभी बंद है जहाँ पे टूरिस्ट नहीं जा सकते, लेकिन उसके बावजूद भी कश्मीर में बहुत सारी ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पे अभी टूरिस्ट जा सकते हैं सैर तफरी के लिए, एंजॉयमेंट के लिए। इसमें कहीं पे कोई शक नहीं है। इनफैक्ट अगर हम टोटल फिगर देखें तो जो फिगर्स मेंशन किए गए हैं वो 87 है और 87 में ही ये कुछ अराउंड 47 to 48 या 46 के आसपास जो लोकेशंस है जिनको आइडेंटिफाई करके बंद रखा गया है, लेकिन उसके बावजूद जो बाकी लोकेशंस यहाँ पे हैं 40 से जायद जहाँ पे अभी भी टूरिस्ट जा सकते हैं। तो ये एक पॉजिटिव स्टेप ऑब्वियसली गवर्नमेंट की तरफ से उठाया गया है जिससे टूरिस्ट की जो सेफ्टी है
और सिक्योरिटी जो है वो इंश्योर की जा रही है। और जो कुछ आइडेंटिकल जो मुकामात है वहाँ पे टूरिस्ट बिल्कुल बाज़ाब्ता तौर पर जा सकते हैं सैर व तफरीह के लिए, उसमें कहीं पे कोई शक नहीं है। तो जहाँ पे सिक्योरिटी प्रिज्म को भी मेंटेन किया जा रहा है, वहीं पे यहाँ के टूरिज्म को भी बहाल करने की लगातार सरकार की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं। वही बेसिक रीज़न है कि जहाँ कुछ डेस्टिनेशंस बंद है लेकिन कुछ डेस्टिनेशंस अभी भी ओपन है, जहाँ पे टूरिस्ट अभी भी जा पा रहे हैं और यहाँ की खूबसूरती के जो नज़ारे हैं वो आप यहाँ पे महसूस कर पा रहे हैं, एंजॉय कर पा रहे हैं, एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। तो वही जो सूरत हाल है आज हमारे इन मेहमानों के साथ जब हमने बात की तो बिल्कुल इनके अल्फाज बिल्कुल ऐसे स्मूथ थे, ऐसे एंजॉइंग थे, ऐसे दिल को तसल्ली करने वाले थे कि जिससे ऐसा लग रहा था कि शायद कश्मीर अब वापस उस सूरत हाल की तरफ चल पड़ा है, वापस जो 22 अप्रैल से पहले की सूरत हाल थी। तो उम्मीद यही की जा रही है, चाहे हम यहाँ के ट्रेडर्स की बात करें या इसके साथ जो लोग अपना रोजगार कमाते हैं उनकी अगर हम बात करें, ऑब्वियसली काफ़ी परेशान हैं क्योंकि कुछ दिनों से जो सूरत हाल बनी है तो उनके दिलों में भी अपने रोजगार को लेकर डर बना हुआ है। लेकिन इस तरह के जब बयानात सामने आती है, इस तरह के जो टूरिस्ट जब सामने आते हैं अपनी बात को रखते हैं, तो इससे उम्मीद जो है फिर से जाग उठती है। तो ये एक खुशाइंद कदम है, हम कह सकते हैं कि अभी भी टूरिस्ट यहाँ कश्मीर आ रहे हैं, यहाँ के सेहत अफजा मुकामात का वो लुत्फ उठा रहे हैं और यहाँ का जो एक्सपीरियंस उनको मिल रहा है और वो जब शेयर होता है तो उससे एक बड़ी राहत मिल जाती है कि कश्मीर जो पहले था वो आज भी है। और जो डर का माहौल कुछ दिनों से बना हुआ है, ये डर का माहौल एक अंधेरी रात की तरह एक नए उगते हुए सूरज की तरह हमें तब्दील होती हुई नजर आएगी। और जो सूरत हाल अभी बने हुए हैं ये सूरत हाल हमें कल नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन कल एक नया उगता हुआ सूरज होगा, एक नई रोशनी की किरण होगी, एक नई उम्मीद होगी। और उसी तरह से जिस तरह से हम नए कश्मीर को कुछ रोज पहले देख रहे थे, उसी नए कश्मीर की तस्वीर हमें आने वाले वक्त में फिर से देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल ठीक है मीर। फयाज, जिस तरह आमिर ने भी जिक्र किया और ये जाहिर है कि 47 के करीब टूरिस्ट प्लेसेस को फिलहाल सिक्योरिटी के हवाले से बंद किया गया है, लेकिन इस वक्त भी टूरिस्ट का आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है और कई टूरिस्ट प्लेसेस पर सयाह इस वक्त वादी में नजर आ रहे हैं। ऐसे में वो कौन सी टूरिस्ट प्लेसेस हैं खासतौर पर जहाँ इस वक्त सयाहों का रश देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी के भी पुख्ता इंतजाम होंगे? देखिए सर, जिस तरह अभी मेरे साथी कह रहे थे कि बहुत सारे ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जिनको बंद किया गया है, तकरीबन 45 से लेके 48 ऐसी जगहें हैं जिनको फिलहाल के लिए जो है बंद किया गया है। और जिस अगर हम बात करें अब जो फेमस जगह है यहाँ पर, जैसे कि डल लेक हुआ, शहरी श्रीनगर की जितनी भी वहां पर मुगल गार्डन्स हैं वो फिलहाल के लिए ओपन है और बिलखुसूस जो भी बाहर से आता है तो वो सीधे जो है डल लेक का जो है दौरा करता है, उन नज़ारों वहां पे जो है नज़ारे लेता है। और आपको बता दूं कि इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो गुलमर्ग जैसी खूबसूरत जगह है, वहां पे भी वो जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि अगर हम बात करें ये जो पीर पंचाल की जो पहाड़ हैं खूबसूरत हैं और जो भी बाहर से आता है वो ज्यादा पसंद करता है कि एक तो वो दूर दराज इलाकों का दौरा करे, वहां की वो जो खूबसूरती है उसका नजारा लें, लेकिन साथ ही वो चाहते हैं कि जहां पे ज्यादा घने जंगलात हैं वहां का दौरा करें। लेकिन जिस तरह हमने देखा कि टेरर अटैक के बाद जितने भी इस पीर पंचाल के पहाड़ के दामन में जितने भी खूबसूरत सेहत अफजा मुकामात हैं उनको पहले ही बंद किया गया है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतनी ही जगहें नहीं है, जिस तरह अभी मेरे साथी कह रहे थे कि तकरीबन 88 ऐसी जगहें हैं जिन पे लोग जो है घूमने के लिए जाते थे और उनमें से जो तकरीबन 45 से लेके 48 जो है उनको बंद किया गया है। लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो देखने के लिए हैं, जो वहां पे घूमने के लिए, जिसमें अगर हम बात करें यहाँ पर शहर श्रीनगर, पूरा शहर श्रीनगर जिस तरह उसको सजाया गया वो भी देखने के लिए एक बहुत ही अनोखा बनाया गया है। और खूबसूरत शहर आजकल हम जिस तरह हम स्मार्ट सिटी के नाम से भी जानते हैं और वहां पे भी जो घूमने वाले हैं, जो बाहर के लोग हैं, वो जब आते हैं तो वो यकीन कहते हैं कि हम जो है स्विट्जरलैंड में है। सिर्फ ये 48 जगहें नहीं है, इससे मजीद भी अगर आप वादी कश्मीर इस धरती पे जब भी आप पाँव रखते हैं तो आपको बता दूं कि एक एक जरा, एक एक जगह जो है वो देखने के लिए जो है ना वो हर एक चाहता है कि मैं इसको देखूं और इस खूबसूरती का जो है नजारा लूं। तो फिलहाल यही कहेंगे कि जो भी आ रहे हैं उनका वेलकम तो कश्मीर के लोग जो है कर रहे हैं। और साथ ही जिस तरह अभी हमने अपने नाज़रीन तक भी लोगों की बात जो बाहर से, हालांकि सिर्फ मुल्क हिंदुस्तान से नहीं बल्कि बैरूनी ममालिक से भी जो लोग आते हैं, चाहे इंग्लिस्तान से, चाहे यूएसए से या दीगर जो ममालिक हैं वहां से आते हैं, वो भी यही कहते हैं कि हमने जो है जन्नत अगर इस धरती पे देखी है तो वो इसी कश्मीर में देखी है। जी सर।
मेरा इस बीच जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो मकामी कारोबार का कहीं ना कहीं हुआ है। बुरी तरह से मकामी कारोबार और वहाँ के कारोबारियों को इसका नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन अब इन दिनों की बात करें तो किस तरह से उनकी जिंदगी अभी भी लगातार मुतासिर हो रही है, थोड़ी राहत लोगों को अब मिल पाई है? तो देखिए, अगर ग्राफ की बात करें तो ऑब्वियसली अभी भी डिक्लाइन में है, इसमें कहीं पे कोई शक नहीं। लेकिन जिस तरह से अभी हमें वापस एक प्रोग्रेसिव जो सूरत हाल जो है हमें टूरिस्ट के हवाले से देखने को मिल रही है, या जो अभी जिनकी ऑलरेडी प्रीवियस बुकिंग्स रही है, क्योंकि टूरिज्म सिर्फ टूरिज्म ही नहीं है बल्कि ये एक बहुत बड़ा बिजनेस भी है। अगर हम इसको बिल्कुल क्लियर फ्रेम में देखें, क्लियर पिक्चर में देखें, तो ये एक सबसे बड़ी इकोनॉमिक इंडस्ट्री है। इनफैक्ट 1/3 ऑफ द इकोनॉमी जो जम्मू कश्मीर की है वो इसके साथ जुड़ी हुई है, जो हम डायरेक्टली जब हम बात करते हैं। लेकिन जब हम इनडायरेक्टली बात करते हैं तो मोर देन 50% जो यहाँ का बिजनेस है वो इस टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री सिर्फ यहाँ के होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कैब ड्राइवर्स, हाउस बोट, रेस्टोरेंट्स, मुगल गार्डन्स या इस तरह के जो बाग बगीचे हैं वो ही नहीं हैं, बल्कि ऊपर से नीचे तक जब हम चेन देखते हैं तो ये एक सिंपल रेडे वाले तक भी जाती है, एक स्ट्रीट वेंडर तक भी जाती है जो सड़क पे एक रेडे पे अपना रोजगार कमाने की कोशिश करता है, तो ये बिल्कुल वहां तक चेन जाती है। तो ऑब्वियसली जो हमें डिक्लाइन पिछले कुछ 7-8 दिनों में देखने को मिला है उसका असर यहाँ के मार्केट को डेफिनेटली अभी उठाना पड़ रहा है। इनफैक्ट जिन्होंने, क्योंकि ये एक अपग्रोइंग सीजन रहता है टूरिज्म का, जब हम कश्मीर की सूरत हाल को देखते हैं, ये जो अप्रैल का मिड यानी कि 15 अप्रैल से जब हम देखते हैं तो ये तकरीबन मई के 30 तारीख तक ये इसका एक ग्रोविंग टाइम रहता है, और उसके बाद जो है अमरनाथ यात्रा का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है। तो उस वक्त टूरिज्म कहीं ना कहीं पे मुतासिर रहता है। लेकिन ये एक जो टाइम है ये एक पीक टाइम रहता है कश्मीर में टूरिज्म के हवाले से, और इसी पीक टाइम में कई सारे लोग जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने दुकानों को सजाते हैं, वहां पे चीजें लाते हैं, और क्योंकि जो फ्रेश चीजें होती हैं तो ऑब्वियसली वो सेल आउट जल्दी हो जाती है। तो कोशिश की जाती है कि इन 1.5 महीने में वो ज्यादा से ज्यादा बिजनेस कमाए। लेकिन अब इस 1.5 महीने के तकरीबन जो है आखिरी दिन वो ऑब्वियसली जाया हो चुके हैं, लेकिन अभी ये 1 महीना है। लेकिन जिस तरह से हमने ट्रेडर्स के साथ बात की, कई सारे जो लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, हैंडलूम के साथ जुड़े हुए, पश्मीना या शॉल्स या बाकी सारी जो चीज़ें हैं जिनका इसके साथ बिजनेस जुड़ा हुआ है, मुंसलिक जो कि टूरिस्ट पे डिपेंडेंट रहता है, उनका मानना है कि बिजनेस उनका काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुआ है। लेकिन उनको एक उम्मीद अभी भी है कि जिस तरह से जब वो जहाँ पे 100 लोग आते थे वहाँ पे उनको 10 लोग नजर आते, इन 10 लोगों से भी उनकी उम्मीद बनी हुई है कि आने वाले वक्त में जब ये 10 लोग यहाँ की सिचुएशन को एक्सपीरियंस करेंगे तो आने वाले वक्त में इन 10 का 20 होगा और 20 का ही 50 होगा। तो ये जो उम्मीद है अभी भी जगी हुई है यहाँ के कश्मीरी ट्रेडर्स में कि आने वाले वक्त में फिर से कश्मीर उठेगा। वही सूरत हाल फिर से हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। जो दिन रात का जो कामकाज है वो फिर से दोबारा हमें यहाँ कश्मीर में देखने को मिलेगा। जो रश आवर्स यहाँ कश्मीर में टूरिस्ट के हवाले से देखने को मिलते थे वही रश आवर्स हमें फिर से यहाँ पे देखने को मिलेगी। जो 2-2 महीने 3-3 महीने की प्री बुकिंग यहाँ के होटल्स के हवाले से देखने को मिलती थी वही सूरत हाल फिर से देखने को मिलेगी। तो जिस तरह से मैं कह रहा था कि एक उम्मीद की किरण अभी भी मौजूद है, और वो उम्मीद की जो किरण है वो बजाते खुद कश्मीर है, जिस कश्मीर ने अपनी इज्जत पूरी दुनिया में कमाई है, अपनी मेहमान नवाजी के हवाले से, अपने इज्जत और एहतराम के हवाले से, अपनी खिदमात के हवाले से, अपने प्यार और जज्बे के हवाले से। तो ये जो उम्मीद है अभी भी जगी है, क्योंकि इंसानियत अभी भी यहाँ कश्मीर में मौजूद है, और उसी इंसानियत को लेकर अभी हर एक इंसान अपना दिल, अपना मन, अपना कारोबार, अपनी हर एक चीज लगाए बैठा है कि आने वाले वक्त में एक नया सूरज उगेगा, एक नई सुबह होगी और कश्मीर उसी तरह से खूबसूरत नजर आएगा जिस तरह से हमें 10 दिन पहले यहाँ पे नजर आ रहा था। जी बिल्कुल। फयाज, इस बीच हमने कई तस्वीरें ऐसे भी देखी हैं जहां टूरिस्ट लोगों से कश्मीर आने की अपील कर रहे हैं, जो टूरिस्ट अभी भी कश्मीर में बने हुए हैं और मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। इस बीच कई सारे बॉलीवुड सितारे भी वहां पहुंचे हैं, उन्होंने भी लोगों से अपील की है, यहाँ तक कि उनकी तरफ से ये पैगाम भी दिया गया है कि कश्मीर हमारा है और हम कश्मीर आना नहीं छोड़ेंगे। क्या वाकई इस तरह का जो पैगाम है लोगों तक पहुंच रहा है? किस तरह के रद्द-ए-अमल इसे लेकर सामने आ रहे हैं? जी सर, बिल्कुल पहुंच रहा है, और जिस तरह मैंने पहले ही आगाज में ही कहा कि हम जो है सलाम करते हैं उन लोगों को बिलखुसूस, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री से हो, चाहे वो मीडिया इंडस्ट्री से हो, जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं। सबसे पहले 22 अप्रैल को जब ये टेरर अटैक हुआ उसके बाद 30, 24 और 25 को जो है फिल्म इंडस्ट्री के जो जाने माने जो अदाकार हैं
वो यहाँ पे पहुंचे। उसके बाद जो फेमस यहाँ पे जर्नलिस्ट हैं वो आए हैं और उन्होंने लोगों तक जो है यही पैगाम पहुंचाया कि कश्मीर जो है सेफ है और यहाँ की कश्मीरियत, यहाँ की इंसानियत, यहाँ की जो मेहमान नवाजी है वो उसी तरह जिंदा है। और आपको बता दूं, क्योंकि कश्मीर की इस इंसानियत या इस कश्मीरियत पे कभी जो लोग उंगली उठाते हैं उनको तो जवाब उसी दिन मिला जब यहाँ पर जब ये अटैक हुआ। उसके बाद जो है फ्री यहाँ पे ऑटो सर्विस रखी गई है। उसके बाद उनको जो है मुफ्त, यानी कोई भी उनको जो है मुआवजा नहीं लिया गया, उनसे कुछ पैसे नहीं लिए गए, उनको फ्री में जो है वाटर जो पैकिंग वहां पे बोतल होती है वो उनको जो है उनको प्रोवाइड किया गया। उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो उनके लिए गाड़ियों का इंतजाम रखा और साथ ही एक वीडियो जो कैसे टीवी ने भी लोगों तक पहुंचा है जिसमें एक ने तकरीबन 22 लोगों को जो बाहर से हैं, यूपी से थे वो, कुछ बंगाल से थे, कुछ मध्य प्रदेश से थे, उनको अपने घर में लिया है, वहां पे दस्तरखान बिछाया और उनको जो है जो उन्होंने मांगा वो उनको प्रोवाइड किया। वो हिंदू थे, वो सिख थे, वो ईसाई थे या उसमें कुछ मुसलमान भी थे, लेकिन वहां पर उन लोगों को जवाब मिला जिन लोगों ने ये कहा था कि वहां पे जो कश्मीरियत है, इंसानियत है वो खत्म हो गई है। बहुत सारे ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं कश्मीर में और जो चाहते हैं जो मुल्क से, उसके साथ साथ जो बैरूनी ममालिक से लोग जो हैं वो यहाँ पे आए और यहाँ के लोग जो हैं हमेशा उनका वेलकम कर रहे हैं। और जिस तरह आज दिन भर भी हमने बहुत सारी ऐसी स्टोरीज पहुंचाई जिसमें लोग जो है उनको इनवाइट करते हैं कि आप आइए, हम आपकी जो है राहें वो देख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर बात की जाए कश्मीर की तो कश्मीर के लोग जो है ना दिल के बड़े साफ हैं और हर एक का मोस्ट वेलकम करते हैं। जिस तरह हमने टेरर अटैक के बाद भी देखा है कि लोग जो है ना वो 14वीं का चांद देखने के लिए जिस तरह लोग इंतजार करते हैं उसी तरह बाहर के जो मेहमान हैं उनका इंतजार करने के लिए इस वक्त भी कश्मीर के लोग जो हैं इंतजार में हैं। जी सर, बिल्कुल। मेरा इस वक्त जिस तरह देखा जा रहा है कि बैठकों का दौर अभी भी लगातार जारी है, सिक्योरिटी के हवाले से कई बड़ी अहम बैठकें की जा चुकी हैं और आज भी एनआई की तरफ से बैठक कश्मीर में की गई है। लेकिन ऐसे में अगर ज़मीनी तब्दीली की बात करें, सयाहों की बात करें और टूरिस्ट प्लेसेस की सिक्योरिटी की बात करें तो कितनी तब्दीलियां देखने को मिल रही हैं, कितने बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी को तैनात किया जा रहा है, क्या कुछ अलग हुआ है हमले के बाद से उन जगहों पर? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। अगर हम ऑन ग्राउंड देखें तो सूरत हाल काफी तब्दील हो चुकी है। जब हम लफ्ज सेंस ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इस्तेमाल करते हैं तो ऑब्वियसली इस सेंस ऑफ सिक्योरिटी और सेफ्टी को प्रोवाइड करने वाले ही सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं, चाहे हम जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, आर्मी की बात करें, सीआरपीएफ की बात करें जो कि इंटरनल एरियाज में काम करते हैं, या बॉर्डर्स पे अगर हम बीएसएफ की बात करें तो सभी ऑन टोज हैं। और कोशिश यही की जा रही है कि खास तौर पर जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो टूरिज्म को जोड़ते हैं तो इस वक्त एक मेन जो फोकस एरिया है वो टूरिज्म के साथ रिलेटेड एरियाज है और वहाँ पे सेंसिटी प्रोवाइड करना, वहाँ पे सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करना, वहाँ पे जो अभी करंट जो सिक्योरिटी प्रिज्म बना हुआ है उस ग्रिड को और ज्यादा एनहांस करना, इन सभी चीजों को लेकर जो है पिछले कई रोज से काम चल रहा है। और ऑन ग्राउंड जिस तरह से अभी आप जो टूरिस्ट का जो फ्लो फिर से दोबारा आप देख रहे हैं, इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस का, यहाँ की आर्मी का, सीआरपीएफ का एक सबसे बड़ा मेजर रोल रहा है, जिनकी वजह से एक एतमाद एक टूरिस्ट को है। जब भी वो बात करता है आपने देखा होगा कि वो सबसे पहले ये लफ्ज जरूर कहता है कि हमने सिक्योरिटी को सड़कों पे देखा, हमने सिक्योरिटी को ऐसे टूरिज्म स्पॉट्स पे देखा। तो इससे एक सेफ्टी जो है एक कंसेप्ट क्रिएट हो जाता है, इंश्योर हो जाता है इंसान कि यहाँ पे मेरे तहफ़्फ़ुज़ के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस का जवान मौजूद है, यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ के लिए सीआरपीएफ का जवान मौजूद है या आर्मी की डिप्लॉयमेंट है। तो उससे एक एतमाद एक टूरिस्ट को मिलता है कि अब अगर मैं इस सेहत अफ़ज़ा मुकाम पे हूँ, इस टूरिस्ट लोकेशन पे हूँ, तो यहाँ पे मेरी सेफ्टी के लिए पुलिस है, आर्मी है, सीआरपीएफ है, तो इसलिए मुझे कहीं पे किसी चीज़ की डरने की बात नहीं होती है। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी कहीं पे कोई टूरिस्ट जाता है तो वो अक्सर अपने घर वालों के साथ वीडियो कॉल पे राब्ता करता है, उनको वहाँ की सिचुएशन बताता है। तो ऑब्वियसली जब एक टूरिस्ट यहाँ पे ग्राउंड पे देखता है कि एक पुलिस का एहलकार उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहाँ पे मौजूद है, तो वही बात वो अपने घर तक पहुँचाता है। तो ऑब्वियसली एक पॉजिटिव मैसेज जो है वो डेफिनेटली पहुँच जाती है और उससे जो एक इम्प्रेशन पिछले कुछ दिनों का कश्मीर के हवाले से आउटसाइड इस रीजन की अगर हम बात करें पड़ा है, तो वो कहीं ना कहीं पे बिल्कुल वापस साफ हो जाता है। तो जम्मू कश्मीर पुलिस की, सीआरपीएफ की, आर्मी की जो प्रेजेंस ऑन ग्राउंड हमें नजर आ रही है, उससे डेफिनेटली एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इस पूरी सिचुएशन पे पड़ रहा है। और जो विजिबिलिटी है, यानी कि हर एक लोकेशन पे आपको कहीं ना कहीं पे
पुलिस के एहलकार, सीआरपीएफ के एहलकार या आर्मी के एहलकार नजर आएंगे तो उससे एक तहफ़्फ़ुज़ का जो एक ख्याल जो है वो बिल्कुल माइंड में आ जाता है। इंसान इंश्योर हो जाता है कि वो अपने फैमिली के साथ जब तक यहाँ कश्मीर में है वो एक तहफ़्फ़ुज़ में है, उसके महफूज होने की जो एक गारंटी है वो एक पुलिस एहलकार वहाँ पे स्टैंड होके बिल्कुल उसको देता है। तो ऑब्वियसली जो तब्दीलियां हैं वो ऑन ग्राउंड सिक्योरिटी के तनासुर में अगर हम देखें तो बिल्कुल देखने को मिल रही हैं। इनफैक्ट जिस तरह से इन कुछ लोकेशंस पे कदगन लगाई गई है जहाँ पे टूरिस्ट नहीं जा रहे, तो ऑब्वियसली इसके पीछे एक बहुत बड़ा एक स्टडी होगा, एक एनालिसिस होगा, रिसर्च होगा, जिस रिसर्च की बेसिस पे इन लोकेशंस को आइडेंटिफाई करके लॉकडाउन किया गया है ताकि वहाँ पे टूरिस्ट ना जाए, खुदा न खास्ता आने वाले वक्त में उनके साथ या कोई भी नाशाइस्ता वाकया पेश ना आए। तो उन सभी चीज़ों को मद्देनजर रख के हिकमत अमलियाँ लगातार उठाई जा रही हैं और इंश्योर किया जा रहा है कि जो सूरत हाल पिछले कुछ दिनों में यहाँ कश्मीर को फेस करनी पड़ी हैं वो सूरत हाल दोबारा आगे ना देखने को मिले। इनफैक्ट अगर हम इसको और ज़्यादा जो एक बड़े प्रिज्म पे देखते हैं तो आपने देखा होगा कि सेंटर में भी हाई लेवल मीटिंग्स हुई, यहाँ पे गवर्नमेंट की भी बड़ी सारी मीटिंग्स हुई। अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन एलजी मनोज सिन्हा की बात करें तो उनकी भी आर्मी ऑफिसर्स के साथ मीटिंग हुई। लेटेस्ट में देखें तो जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारियों और ऑफिसर्स के साथ उनकी राजभवन में जो है एक बड़ी मीटिंग हुई जिसमें मेन फोकस यही था कि आम इंसान को तहफ़्फ़ुज़ पहुंचाना है और उस तहफ़्फ़ुज़ को पहुंचाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, आर्मी को कोई भी कदम उठाना पड़े उनके लिए पूरी छूट है। लेकिन ये इंश्योर होना चाहिए कि एक आम इंसान की, एक आम नागरिक की जो जिंदगी है, रोजमर्रा का जो कामकाज है वो बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ में है, वो महफूज है और उसकी सिक्योरिटी को इंश्योर करना यहाँ के इन कंसर्न डिपार्टमेंट्स की बड़ी जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल ठीक है। मीर फयाज बने रहिए हमारे साथ, पढ़ेंगे अगली खबर की। हज की अदायगी के लिए आजमीन की रवानगी का सिलसिला शुरू हो चुका है। गुज़िश्ता दिनों दिल्ली से अक़लियती उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने आजमीन के पहले काफिले को रवाना किया था। श्रीनगर से जम्मू कश्मीर के आजमीन का पहला काफिला 4 मई को रवाना होगा। जम्मू कश्मीर हज कमेटी ने इसका शेड्यूल जारी कर दिया है। रवानगी के दिन आजमीन को सुबह 5 बजे से 5:30 बजे के दरमियान बेमिना हाउस वाक़े हज हाउस में रिपोर्ट करने को कहा गया है। बता दें कि इस साल सरकारी कोटे के 3600 से ऊपर आजमीन हज का फरीजा अदा करेंगे। मेरा आजमीन को लेकर भी तैयारियां शुरू हो चुकी है और बताया जा रहा है कि 4 मई को पहला जत्था रवाना होगा। क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? जी बिल्कुल सही कहा आपने कि 4 मई से जो है आजमीन हज का जो काफिला है वो रवाना होगा। हालांकि यहाँ की जो रवानगी है हज हाउस से होगी और 10:30 के आसपास जो है वो यहाँ श्रीनगर एयरपोर्ट से डिपार्ट हो जाएंगे और करीबन 2:55 पे यानी कि 3 बजे के आसपास जो है वो सऊदी के एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे। तो ये 4 तारीख की पहली एक फ्लाइट होगी। उस दिन पहले दिन जो है एक ही फ्लाइट निकलेगी जिसमें तकरीबन 178 आजमीन हज जो है वो रवाना होंगे। लेकिन उसके बाद जो है बीच में 2 दिनों का वक्फा होगा और ये सिलसिला फिर से 7 तारीख को शुरू होगा और उसके बाद जो है दिन में 2 फ्लाइट जो है वो निकलती रहेंगी और दोनों फ्लाइट्स में 321 जो जाहिर है वो यहाँ से रवाना होंगे। तो लास्ट जो इसकी फ्लाइट है वो 15 तारीख की बताई गई है और 15 तारीख को जो है लास्ट फ्लाइट निकलेगी और उस फ्लाइट में बताया गया है कि 321 आजमीन हज होंगे जो यहाँ से आखिर में जम्मू कश्मीर जो हज कमेटी की तरफ से हज हाउस बनाया गया है वहाँ से रवाना होंगे। और ऑब्वियसली इसको लेकर जो है हज कमेटी की तरफ से पहले ही एक लंबी चौड़ी पहल चली थी। हालांकि जो लास्ट ईयर कुछ वाक़े जो है सामने जो पेश आए थे सऊदी अरब में ह्यूमिडिटी की वजह से, पानी की किल्लत की वजह से या सफ़र में कुछ दिक्कतें उनको आई थी वहाँ पे, ख़ासतौर पर उसका जो बेसिक रीज़न यही बताया जा रहा है कि मौसम काफ़ी ज़्यादा गर्म था और पानी की अवेलेबिलिटी वहाँ पे उस हद तक नहीं थी जिसकी वजह से वो मुतासर हुए थे और डिहाइड्रेशन की वजह से उनकी जो है अमवात भी हुई थी जिसमें हमारे मुल्क के भी कई सारे ऐसे आज़मीन जो है मुतासर हुए। लेकिन इस साल जम्मू कश्मीर हज कमेटी के जो मेंबर है, इनफैक्ट जो कि दिल्ली में रिप्रेजेंट करते हैं जम्मू कश्मीर को, तो कुछ वक्त पहले जो है उनके साथ हमारी बात हुई थी और उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर कहा था कि हम इंश्योर कर रहे हैं। कई सारी टीम्स जो है इससे पहले ही सऊदी अरब गई थी जिन्होंने सभी लोकेशंस को बिल्कुल साफ तौर पर क्लियर किया था, यानी कि होटल्स में किस तरह के इंतजाम है, उनके सफरी दस्तावेजात पूरे मुकम्मल है या वहाँ पे जहाँ पे वो रहने वाले हैं
क्या वो नियरेस्ट अप्रोच में है, चाहे हम मक्का की बात करें या मदीना की बात करें, तो इन सभी चीज़ों को जो है जम्मू कश्मीर हज कमेटी ने ऑलरेडी असरटेन किया था। इनफैक्ट जो बोर्ड है उसमें भी कुछ चेंज हमें देखने को मिली थी, लेकिन कोशिश यही की गई है कि जितने भी आज़मीन हज यहाँ से जम्मू कश्मीर से जाने वाले हैं उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। हालांकि जो फिगर्स है उसके मुताबिक जो ऑफिशियल कुछ फिगर्स हमारे पास मौजूद है उसमें बताया गया है कि 3,388 के आसपास जो है यहाँ से आज़मीन हज आज सरकारी तौर पर यहाँ से निकलने वाले हैं। हालांकि कुछ दिक्कतें इससे पहले भी आई थी, आपको याद होगा कि जो प्राइवेट जो हज टूर ऑपरेटर्स हैं उनका जो कोटा है उसमें भी कुछ कमियां की गई थी, लेकिन उसका भी लास्ट में जो है उसको एसरटेन किया गया था, लेकिन उसमें फिर 10,000 का वापस उसमें इजाफा किया गया था। हालांकि ओवरऑल फिगर 50,000 के ऊपर था, लेकिन उसमें कुछ कमियां लाई गई और उसमें 10,000 का फिर से वापस इजाफा किया गया, यानी कि जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स है उनके थ्रू मजीद 10,000 लोग भी इस हज फराइजा को अंजाम देने के लिए जा सकते हैं। तो ओवरऑल लेवल पे कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर हज कमेटी ने अपनी तरफ से पूरे इंतजामात आज़मीन हज के लिए रखे हैं और इनकी जो रवानगी है वो 4 तारीख से यानी कि 4 मई से शुरू होगी, जिसका जो लास्ट यानी कि इख्तिताम होगा वो 15 मई को होगा। जी बिल्कुल। पास जिस तरह जिक्र किया गया और ये नोटिफिकेशन भी आ गया हज कमेटी की तरफ से, इसका शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है, लेकिन इस बीच कोई खास एडवाइजरी भी जारी की गई है क्या? जी मेरा जिस तरह देखा जा रहा है कि शेड्यूल तो जारी कर दिया गया है हज कमेटी की तरफ से, लेकिन क्या कोई खास एडवाइजरी आज़मीन के लिए इस बार जारी की गई हो? देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि जब आज़मीन यहाँ से निकलते हैं तो उनके साथ कई सारी चीज़ें जो है वो उन्होंने अपने साथ ली होती हैं, जिसकी वजह से जो उनका जो ट्रैवल का जो सिस्टम रहता है वो काफ़ी ओवरबर्डन रहता है। तो इसमें खासतौर पर जम्मू कश्मीर हज कमेटी की रिक्वेस्ट जो है वो आज़मीन हज के लिए ये रही है कि वो अपने साथ बहुत कम सामान ले, कोई इस तरह की गर्मी वाली चीज़ें साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं है, और ख़ासतौर पर अगर वो किसी हेल्थ एलिमेंट से जो है मुतासिर है तो वो पहले ही जम्मू कश्मीर हज कमेटी के जो डॉक्टर साहिबान हैं उनको मुतल्ला करें ताकि उनके लिए उसी तरह के इंतजामात वहाँ पे रखे जाएं। हालांकि जब हमने जो कि हज कमेटी के जो मेंबर है, जब हमारी बात उनके साथ हुई थी, जिनका नाम आशिक अलहमी है, उनके साथ भी हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि सभी खातिर का इंतजामात रखे गए हैं। आज़मीन हज के लिए कोई बड़ी ऐसी कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई है। हाँ, लेकिन अगर कोई अपने तबीयत से या सेहत से मुतासिर है तो वो पहले ही उस चीज़ को इन्फॉर्म करें ताकि उसके लिए बेहतर इंतजामात किए जा सकते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब हम सफ़र महमूद पे निकलते हैं तो काफ़ी एक लंबा समय रहता है जिसमें एक आज़मीन को चलना पड़ता है, तो कई लोगों की सांस फूल जाती है, चाहे वो हार्ट से मुतासिर हो या उनका हाइपरटेंशन का कोई इशू रहता है या जिस्मानी तौर पर आर्थराइटिस का इशू रहता है। तो इन सभी चीज़ों को, इन सभी एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करके उसके लिए अकॉर्डिंगली जो है जम्मू कश्मीर हज कमेटी जो है इंतज़ाम रखते हैं ताकि जो भी यहाँ से आज़मीन जो है हज के लिए जाते हैं, हज का फ़र्ज़ अदा करने के लिए जाते हैं, उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और साफ तौर पर कुछ चीज़ें अहम होती हैं, जब भी हम एयर ट्रैवल करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जो हमें आने वाले वक्त में दिक्कत का बाइस बन जाती हैं। चाहे हम हैंडबैग की बात करें तो वहाँ पे अगर हमें कोई ऐसी शार्प एजड जो चीज़ है वो हमें मिलती है या फ्लेमेबल चीज़ कोई होती है, तो इन सभी चीज़ों को अवॉइड करने की ज़रूरत है, ख़ासतौर पर जब हम लगेज की बात करते हैं या बैगेज की बात करते हैं, हैंड बैग की बात करते हैं, तो इन सभी चीज़ों से जो है आज़मीन हज को गुरेज करने की ज़रूरत है। बाकी ओवरऑल लेवल ठीक है मेयर, मैं लौटूंगी आपके पास, फिलहाल बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। वहीं आज़मीन की रवानगी में महज 2 दिन रह गए हैं। इस हवाले से सारी तैयारियां आखिरी मरहले में हैं। आज बडगाम वाक़े शेखुल आलम हॉल में आज़मीन को पासपोर्ट समेत दीगर सफरी दस्तावेज दिए गए हैं। आज़मीन को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके पेश नज़र इंतजामिया की तरफ से पूरे इंतजाम किए गए हैं, जिसकी वजह से पूरा अमल खुश अलसूबी के साथ अंजाम पाया गया। आज़मीन ने जिला इंतजामिया की इन कोशिशों की तारीफ की है। बता दें कि बडगाम जिले से इस साल 323 आज़मीन हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब जा रहे हैं। पूरा ख्याल रखा हमारा, और पूरी तरह से जो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो सपोर्ट था है वो पूरा मिल गया है। और आइंदा हम भी ये ख्याल रखेंगे कि जहन में कि हमारा ये जो इंडियन गवर्नमेंट है और ये हमारा पूरा ताउन करेगा। पूरी ट्रेनिंग दी गई हमारी, 4 बार 3 बार ट्रेनिंग दिया, हमारे पास ग्रुप्स रखे हैं, उन्होंने ऑनलाइन पे हमारी ट्रेनिंग दी है, जो भी हमारी ज़रूरत है इसके बारे में पूरा ताउन दिया है।
और उन्होंने हमें यहाँ एक काउंटर ही नहीं है, बहुत सारी काउंटर सके। जब भी हमने फार्म भरे है या जब भी हमें कोई पैसा भरना था, जो भी करना था, हमारे पास सहूलियत रही है। हमें यहाँ सिर्फ 1 मिनट भी नहीं रहना पड़ता है। बिल्कुल उनके पेश रहा हूँ और मैं ये देखता हूँ कि जब भी हमें यहाँ कोई काम था, वो फार्म फिल करने से पहले या उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन की चेकिंग के लिए या किसी भी वक्त जब ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बुलाते हैं तो हमें यहाँ इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। काउंटर्स बिल्कुल 2-4 रखते हैं, ये हमें यहाँ इंतज़ार नहीं करना पड़ता है बिल्कुल। इवन कभी कभार उन्होंने हमारे लिए रिफ्रेशमेंट भी रखा था बिल्कुल। तो हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं और हम पूरी उम्मीद हैं कि आइंदा जो भी मराहिल से गुजरेंगे हाजी साहिबान, वो भी इंशाअल्लाह रहमान आसानी से गुजरेंगे। 4 मई को आज़मीन हज का पहला काफिला कश्मीर से मक्का मदीना की तरफ रवाना होगा। और इस सिलसिले में अगर हम देखेंगे, अब की बार हाजी साहिबान से जो जाने वाले हाजी साहिबान हैं उनसे हमने बात की और उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया बडगाम की काफ़ी सराहना की, क्योंकि अगर हम देखेंगे हाजी साहिबान की ट्रेनिंग को लेकर तो ट्रेनिंग वक्तन फ़वक्तन उनको दी गई और साथ साथ में उनके जो डॉक्यूमेंट्स है, आज उनको पासपोर्ट, वीज़ा और दीगर डॉक्यूमेंट्स जो है वो ज़िला बडगाम के शेखुल आलम हॉल से उनको फराहम किए गए। जिस सिलसिले में हाजी साहिबान ने कहा कि हम ज़िला इंतज़ामिया बडगाम के मशकूर हैं, उन्होंने हमारे लिए इतने अच्छे अरेंजमेंट्स किए हैं। और उन्होंने मज़ीद कहा कि सफ़र महमूद पर जब हम निकलेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि इंतज़ामिया की जानिब से जो है हमारे लिए ऐसे इक़दामात जो है तमाम जगहों पे होंगे। मज़ीद क्या कुछ कहना है हाजी साहिबान का, आइए देखते हैं। ज़िला बडगाम से मैं केसर टीवी के लिए नूर लुमी। जम्मू कश्मीर स्कूल एजुकेशन बोर्ड के 12वीं के एग्जाम में इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स और होम साइंस स्ट्रीम में 20 लड़कियों ने टॉप 3 पोजीशन हासिल की है। साइंस स्ट्रीम में जम्मू की अचल परिहर ने 495 नंबर के साथ पहली पोजीशन हासिल की। सोपोर की जन्नत शाबिर और बुगम की शहरिश जहांगीर ने 494 अंक लेकर दूसरा स्थान हासिल किया है, जबकि 4 दीगर लड़कियों ने 492 नंबर लेकर जॉइंट ट्रूप से तीसरी पोजीशन हासिल की। साइंस स्ट्रीम में सिर्फ मुअज़्ज़ज़ मंजूर ही टॉप 3 में जगह बनाने में कामयाब रहे। कॉमर्स में श्रीनगर के मुख्तलिफ स्कूलों की 5 लड़कियों ने टॉप 3 पोजीशन हासिल की। आबिदा ने 495 नंबर लेकर पहला मकाम हासिल किया। आर्ट्स में भी लड़कियों का ही बोलबाला रहा। अरीजा जावेद ने 496 और शिफा कुरैशी ने 495 नंबर के साथ पहली और दूसरी पोजीशन हासिल की है, जबकि 4 लड़कियों ने मुश्तरका तौर पर तीसरा मकाम हासिल किया। होम साइंस में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल की 3 लड़कियों ने टॉप 3 पोजीशन हासिल की है। बता दें कि इस साल 12वीं के एग्जाम में 1,03,308 तलबा तालिबात ने हिस्सा लिया, जिसमें 74.8% यानी 77,311 तलबा तालिबात ने कामयाबी हासिल की है, जिसमें 77.75% लड़कियां जबकि 71.95% लड़कों ने कामयाबी हासिल की है। इस बीच आपको बता दें कि 12वीं के इम्तिहानात में एक बार फिर लड़कियों ने ही बाजी मारी है, जहां पहली पोजीशन भी लड़की पर रही, दूसरी और तीसरे मकाम पर भी लड़कियों ने ही बाजी मारी है। इस दौरान आपको बता दें कि इसमें 77.72% लड़कियां जबकि 71.95% लड़कों ने कामयाबी हासिल की है। इस दौरान तलबा तालिबात में खुशी का माहौल है, साथ ही उनके वालिदैन में भी इस बीच खुशी का माहौल बना हुआ है। और वहीं आपको बताते चले कि साइंस में अचल परिहार को पहला मकाम हासिल हुआ है। कॉमर्स में आबिदा को पहला मकाम हासिल हुआ। आर्ट्स में अरीजा जावेद ने पहला मकाम हासिल किया है। इस दौरान बड़ी तादाद में तलबा तालिबात ने कामयाबी हासिल की है, जिसमें लड़कियां पहले मकाम पर रही हैं। साथ ही साथ 12वीं के इम्तिहानात को लेकर तलबा तालिबात में इस बीच खुशी का माहौल भी देखने को मिल रहा है। टॉप 3 में 20 लड़कियां शामिल हैं। साइंस में अचल परिहार ने पहला मकाम हासिल किया है। इसके अलावा कॉमर्स में आबिदा को पहली पोजीशन मिली है। आर्ट्स में अरीजा जावेद ने पहला मकाम हासिल किया। जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे मीर बने हुए हैं। मेरा जिस तरह देखा जा रहा है कि 12वीं के तलबा तालिबात का रिजल्ट जारी हुआ, जिसमें लड़कियों ने एक बार फिर बाजी मारी है और तमाम जो लड़कियां हैं उन्होंने कामयाबी हासिल की है। किस तरह का माहौल देखने को मिला? इसमें कहीं पे कोई शक नहीं है। अगर आप देखें तो जिस तरह से हमें 12th के नताइज में देखने को मिला कि जो बच्चियां हैं उन्होंने अपना एक बेहतरीन
जो रोल जो है इन एग्जाम्स में अदा किया है। और वहीं पे अगर हम देखें तो जो 10th क्लास की जो नताइज है वो भी हमें काफ़ी बेहतर देखने को मिले हैं। और अराउंड तकरीबन हम देख सकते हैं कि ये जो रिकॉर्ड है ये 79.94% यानी कि 80% के आसपास जो है ये रिजल्ट निकला है। हालांकि अगर हम 12th की बात करें तो वो 75% के आसपास था और मैट्रिक के नताइज जो है वो 80% के आसपास हमें देखने को मिले हैं। और इसमें भी अगर हम टॉपर्स की बात करें तो तकरीबन सभी यहाँ की बच्चियां हैं, यहाँ की लड़कियां हैं। तो जिस तरह से जम्मू कश्मीर आज इस रौनक से चमक उठा है कि जहाँ पे भी हम देखते हैं तो आज लड़कियों की वाहवाही हो रही है एकेडमिक सेशंस के हवाले से, उनके इम्तिहानात के नताइज के हवाले से। तो ये एक बड़ी खुशाइंद जो चीज़ है आने वाले वक्त में हमें कश्मीर में देखने को मिल सकती है, जम्मू कश्मीर में देखने को मिल सकती है कि लड़कियां अपने उस कैलिबर को लगातार अपने एजुकेशन के हवाले से दिखाने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि ऑब्वियसली इसमें कहीं पे कोई दोहराई नहीं है कि लड़के मेहनत नहीं करते हैं, लेकिन जिस तरह से एक वेरी कॉन्शियस और कॉशियस लेवल से पढ़ाई की जाती है, उस दोनों चीज़ों का जो एक रिजल्ट जो है वो हमें बिल्कुल इन फिगर्स के जरिए हमें करंटली देखने को मिल रहा है। हालांकि जो लड़कियों की तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के 10वीं के इम्तिहान में गांधरबल जिले की लड़कियों ने नुमाया नंबरात से कामयाबी हासिल की है, जिनमें से कई लड़कियों ने 98% से ऊपर नंबर हासिल किए। इसमें गांधरबल के एक निजी स्कूल में पढ़ने वाली जैनब, माहिरा हयात और सुनसरा नबी भी शामिल है। इन तीनों ने 500 में से 490 से ज्यादा नंबरात हासिल किए हैं। अपनी कामयाबी का सारा क्रेडिट उन्होंने स्कूल के टीचर्स को दिया है। यही वजह है कि 12वीं तक वो इसी स्कूल में तालीम हासिल करना चाहती हैं। Today I got to know my result and it was a very proud moment for my family. I'm very grateful to my parents, to my teachers, to this institution. Our principal sir, our chairman sir, they were always there for us. They guided us. Our teachers were there. They always supported us. And firstly, the hard work always pays off. It's hard work. And secondly, it's just a part of life, is nothing else. And I want to say to those students who are really depressed that their result is not good, they are facing problems, it's just part of it. But it will not decide your future, and it's just part of our life. And 98.6%. I'm very, very, very thankful to the management of the SOCLAIR NEET. उसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ मैं। मेरा 11th-12th मैं यहीं पढ़ूंगी इंशाल्लाह। ओबियसली हर एक को अपना अपना स्कूल बहुत बेस्ट लगता है, बट आई थिंक अगर मुझे ऑनेस्टली कहीं पर पूछा गया हो तो मैं अपने स्कूल का ही नाम लूंगी। जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सबा जुड़ गई हैं। सबा, 10वीं का रिजल्ट जारी हुआ है और ऐसे में खुशी का माहौल लड़कियों में एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। कामयाबी उन्होंने हासिल की है और इसके बाद उसी स्कूल से तालीम भी वो हासिल करना चाहती हैं। जी देखिए, बिल्कुल जैसा कि हम जानते हैं कि 10वीं और 12वीं का जो रिजल्ट है वो मंजर आम पर आया। और अगर मैं खासतौर पर डिस्ट्रिक्ट गांधरबल की बात करूं तो 10वीं जमात की जो स्टूडेंट्स हैं, खासतौर पर लड़कियां जो हैं, उन्होंने काफी अच्छी नंबरात हासिल किए हैं। हाईएस्ट नंबरात रहे हैं उनके पूरी डिस्ट्रिक्ट में 98.6% उन्होंने हासिल की है। काफी खुश नजर आई और काफी मुतमईन वो अपने टीचर्स से, अपने स्कूल से भी नजर आई। और उनका यही कहना था कि हमारे स्कूल का जो मैनेजमेंट है, टीचर्स है, उनका पढ़ाने का तरीका है वो बहुत ज्यादा सही रहा है इस पूरे टाइम में, और इसी वजह से वो इतनी अच्छी नंबरात जो है वो हासिल कर पाई है। और यही वजह है कि वो आगे भी इसी स्कूल में पढ़ना चाहती है। देखिए, बिल्कुल जब एक बच्चे को एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है पढ़ने के लिए तो जाहिर सी बात है वो बच्चा वहीं पे पढ़ना चाहेगा और हमें बहुत ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस बच्चे की देखने के लिए मिलती है। तो ऐसा ही कुछ हमें तस्वीरें आज जगह जगह से देखने के लिए मिली, जहां पर बच्चों ने अपनी शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है। काफी अच्छे नंबरात उन्होंने हासिल किए हैं और इनमें सबसे बड़ी बात यह रही कि लड़कियों में हमें सबसे ज्यादा नंबरात वो है देखने के लिए मिले। हालांकि अभी हमें हर एक फील्ड में लड़कियां जो है वो आगे देखने के लिए मिलती है और ऐसा ही हम एग्जाम्स में भी देखते हैं। जब रिजल्ट सामने आता है तो हमेशा ही लड़कियां जो होती है वो बाजी मार ले जाती हैं और अच्छे नंबरात जो है वो उनको आए हुए होते हैं। तो आज भी हमें कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिला जिसमें 98% से ज्यादा जो है इन बच्चों ने एग्जाम में नंबरात हासिल किए हैं। जी बिल्कुल ठीक है सबा, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर।
12वीं के बोर्ड एग्जाम में जिन लड़कियों ने अच्छे नंबरात से कामयाबी हासिल की है उसमें कुलगाम जिले की शहरिश जहांगीर भी शामिल है। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी बुगम की शहरिश ने साइंस स्ट्रीम में 98.8% नंबर के साथ दूसरी पोजीशन हासिल की है। शहरिश को 500 में से 494 नंबर मिले। बता दें कि शहरिश के अलावा बारामूला जिले के सोपोर की जन्नत शाबिर ने भी दूसरी मकाम हासिल किया है। शहरिश की कामयाबी पर उसके घर के साथ साथ पूरे इलाके में खुशी का माहौल है। केसर टीवी से बात करते हुए शहरिश ने कहा कि सख्त मुकाबले के दौर में सेकंड टॉप बनने से वो काफी खुश है और उसका अगला गोल नीट क्वालिफाई करना है। साथियों को तरजीहात फिक्स करने और सोशल मीडिया से दूर रहने की सलाह देते हुए शहरिश ने कहा है कि मकसद वाज़ेह होने से कामयाबी की उम्मीद बढ़ जाती है। फेल होने वाले साथियों की हौसला अफजाई करते हुए शहरिश ने उन्हें मजीद मेहनत करने की तरकीब दी है। बता दें कि इस साल 12वीं के एग्जाम में 870 तलबा तालिबात फेल हुए हैं, जबकि 25,000 से ज्यादा तलबा तालिबात का कंपार्टमेंट आया है। इस मौके पर शहरिश ने इस कामयाबी के लिए अपने असातिज़ा का भी शुक्रिया अदा किया। पेपर जो मैंने दिए थे वो अच्छे हुए थे और इजी लगा था मुझे सब कुछ, लेकिन शायद मुझे लगा था कि इतने भी अच्छे नहीं आएंगे। 480 90 इसके अराउंड आएंगे मार्क्स। शुक्र है अल्लाह का कि अच्छे ही मार्क्स आए। गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल, टीचर्स जो होते हैं हर किसी स्कूल में टीचर्स अच्छे होते हैं। फिर एक बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो कितनी मेहनत करेगा। आप प्राइवेट स्कूल में जाए या गवर्नमेंट स्कूल में, और अगर आप देखोगे कि कोई बच्चा अगर मेहनत ना कर रहा हो, बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल के ऐसे होते हैं कि वो प्राइवेट स्कूल के बच्चों से बहुत अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल में बहुत बच्चे जो होते हैं वो बहुत अच्छा पढ़ते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं दोनों स्कूल में, गवर्नमेंट और प्राइवेट में भी, वो मेहनत नहीं करते हैं, तो उस वजह से फिर हम स्कूल को नहीं बोल सकते कि ये गवर्नमेंट स्कूल है। मैंने 10th तक भी गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ा है। मैं बस ये कहना चाहूँगी कि अच्छे से मेहनत करो, टेंशन ना लो, क्योंकि जब इंसान टेंशन लेता है तो उस वजह से बहुत ज़्यादा इंसान पीछे चला जाता है। ओब्वियसली टेंशन तो होती है, पढ़ाई अगर कोई कर रहा है, अच्छे से कर रहा है या बुरी तरीके से कर रहा है, टेंशन तो सबको होती है। मुझे लगता है पढ़ाई जो है एक तरीके से डिप्रेशन भी देती है, लेकिन उस चीज़ को कंट्रोल करना, वही फिर सक्सेस, वही इंसान जो है वो सक्सेस पाता है, जो फिर इस डिप्रेशन को कंट्रोल करेगा, अच्छे से मेहनत करेगा। जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे फयाज जुड़ गए हैं। फयाज, जिस तरह देखा जा रहा है 10वीं का रिजल्ट जारी हुआ है और तमाम तलबा तालिबात ने इस मौके पर कामयाबी हासिल की है, लेकिन अगर शहरिश की बात करें तो शहरिश ने अलग ही कामयाबी हासिल की है और उसके लिए खुशी का माहौल भी इलाके में बना हुआ है। साथ ही साथ उन्होंने दूसरे तलबा को भी हौसला अफजाई की है और उन्हें भी मेहनत लगन से पढ़ने की हिदायत दी है। जी बिल्कुल, जिस तरह यहाँ पे अगर हम शहरिश जहांगीर के हवाले से बात करें, और जब कैसे टीवी सबसे पहले जो ये खबर जो है ब्रेक की है वो कैसे टीवी ने की, उनसे जब बात की, शहरिश जावेद जो है बहुत खुश नजर आ रही थी और उन्होंने कहा है कि मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और जिस तरह उनकी माँ से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी जो है ये तकरीबन 12 से लेके 13 घंटे जो है हर रोज पढ़ाई करती थी, और उन्होंने उनके आंखों में मैंने आंसू भी देखे, और उन्होंने कहा कि शहरिश जो है अक्सर बेशतर मैंने देखा है कि ये किताबों पे ही सो जाती थी। और फिर उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरी बेटी ने ये कामयाबी हासिल की है, बल्कि वो कहती है कि इनकी मेहनत ने जो है ये कामयाबी हासिल की, तभी जब ये मेहनत कर रही थी। और साथ ही आपको बता दूं कि वहां पर अगर इस इलाके के हवाले से बात करें, यानी नन्नीपुर कुलगाम के इलाके के हवाले से बात करें, इससे पहले भी शहरिश ने 10वीं जमात में और 11वीं जमात में अच्छे जो नताइज हैं, अच्छे जो मार्क्स हैं वो हासिल किए थे। और वो पूरी उम्मीद है कि जो इतवार को नीट होने जा रहा है, वो कह रहे हैं कि मैं तैयार हूं और चाहती हूं कि उसमें भी कामयाबी मुझे मिले। लेकिन साथ ही उनके वालिद से जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा है कि मैं बहुत खुश हूं और मुझे ऐसी बेटी मिली है जिस बेटी ने मेरा नाम आज जो है रोशन किया। आपको बता दूं कि उन्होंने जो है 494 मार्क्स हासिल किए, सिर्फ एक मार्क्स से वो पीछे रह गई। ठीक है फयाज, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे अगली खबर की। सादिक की तरह शोपिया की रिफत जान ने भी 10वीं में शानदार नंबरात से कामयाबी हासिल की है और उन लोगों के लिए मिसाल पेश की है जो जिस्मानी तौर पर माजूर हैं। रिफत पूरी तरह से ना देख सकती हैं। जिस्मानी माजूरी के साथ साथ उसके सर पर वालिदैन का साया भी नहीं है, लेकिन अपनी बुलंद हिम्मती से उसने मुश्किलात को कभी अपनी राह में नहीं आने दिया। गवर्नमेंट हाई स्कूल सिंधु शिरवल में पढ़ने वाली रिफत ने 10वीं के एग्जाम में फर्स्ट डिवीजन से कामयाबी हासिल की है। रिफत की कामयाबी में उसकी मेहनत के साथ ही स्कूल के टीचर्स और दीगर स्टाफ के रोल से भी इनकार नहीं किया जा सकता। जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे जुनैद जुड़ गए हैं।
जुनैद, इस वक्त अगर बात करें रिफत की तो किस तरह से उनका सफ़र रहा है? कामयाबी, बड़ी कामयाबी उन्होंने हासिल की है और कहीं ना कहीं अपने टीचर्स को भी इसका जो क्रेडिट है वो दिया है। हाँ बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि कल जो है सबसे पहले 12वीं इम्तिहानात के जो नताइज सामने आए और कल देर शाम गए, यानी 10 बजे के बाद जो है 10वीं के नताइज सामने आए, जिसमें अगर हम दोनों रिजल्ट की बात करेंगे तो 12वीं में भी जो है लड़की ने बाजी मारी और 10वीं की अगर हम बात करेंगे तो 10वीं के नताइज में भी लड़की ने बाजी मारी है। पूरे जो है कश्मीर वैली में उसमें टॉप किया है। और अगर हम बात करेंगे जिला शोपियान की, तो अगर जिला शोपियान के अंदर कई सारे ऐसी लड़कियां या फिर लड़के हैं जिन्होंने 10th और 12th को अच्छे नंबरात से पास किया है, लेकिन ये जो है कहानी रिफत की है, जो हम कहेंगे कि जिस्मानी तौर पर माजूर है और हम कहेंगे कि आंखों की रोशनी से वो महरूम है और बचपन में ही उसके सर से जो है माँ बाप का साया उठ चुका है और अब वो खाली टीचरों के सहारे ये अब जो है पढ़ाई करती थी। ज़ाहिर सी बात है ये उन लोगों के लिए मिसाल कुन है जो कहेंगे कि अपनी किसी जिस्मानी जो है कमजोरी की वजह से खुद को जो है हम कहेंगे कि दोष दे रहे हैं, खुद को जो है कसूरवार ठहराए, उनके लिए जो है मिसाल कुन साबित आई है। और ये भी है कि जो लोग या फिर जो लड़कियां देख पा रहे हैं और वो जो है फिर अच्छे नंबर से पास आए, उन लड़कियों या फिर उन लड़कों के लिए भी वो मिसाल को सामने आई, क्योंकि देखिए आंखों की रोशनी के बिना वो के बावजूद वो जो है अच्छे नंबर से जो है पास कर गई। और जाहिर सी बात है कि पूरा शोपियान जो है खुशी है, पूरे जो है इलाके में खुशी है और खासकर हायर सेकेंडरी सुंदर शुरमाल में खुशी है। और जिस तरह से हमने देखा था कि टीचर्स की जो लगन, टीचर्स की जो मेहनत, टीचर्स की जो मोहब्बत है वो इसमें जो है दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर जो है टीचर्स ने उस तरह की मेहनत इस पे ना की होगी तो शायद ये आज जो है मिसाल। ठीक है जुनैद, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे अगली खबर की। और वहीं बांदीपोरा के सादिक सरवर राथर ने इस बात को एक बार फिर साबित कर दिया है कि इंसान में कुछ करने की लगन, धुन, जज्बा हो तो हर मुश्किल से पार कामयाबी पाई जा सकती है। सादिक ना बोल सकता है और ना ही सुन सकता है, बावजूद इसके उसने 12वीं के बोर्ड एग्जाम में डिस्टिंक्शन मार्क के साथ कामयाबी हासिल की है। चंडीबड्डी गांव के रहने वाले सादिक को 500 में से 436 नंबर मिले। उसकी कामयाबी से घर वालों के अलावा आसपास के लोग भी काफी खुश हैं। उनका कहना है कि सादिक की कामयाबी जिस्मानी तौर पर माजूर लोगों के लिए एक मुस्तबत पैगाम है। जानकारी के साथ वाहिद हमारे साथ जुड़ गए हैं। वाहिद, बात अगर सादिक की कामयाबी की करें तो किस तरह से इस सफर को देखा जा रहा है? जिस्मानी तौर पर माजूर होने के बावजूद भी उन्होंने बड़ी कामयाबी हासिल की। अगर सादिक की हम बात करें, ये बिल्कुल स्पेशल यूथ है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि ये न कुछ बोल सकता है और न कुछ सुन सकता है, उसके बावजूद भी जिस तरह से उन्होंने 12वीं जमात में है आला दर्जे के साथ, आला नंबरात के साथ जो है पास किया, तो यकीनी तौर पर ये पूरी सोसाइटी के लिए एक अच्छी खबर है। और जिस तरह से हमने वहाँ पे जाकर सुना, उसकी जो 2 बहनें हैं वो भी न कुछ बोल सकती है न कुछ सुन सकती है, क्योंकि बचपन से ही ये इसी तरह थे। हम कह सकते हैं कि न कुछ सुन सकते थे न कुछ बोल सकते थे, और उसके बावजूद जिस तरह से उनके बाप ने काफ़ी मेहनत की थी और उन्हें श्रीनगर में एक स्कूल जो है वहाँ पे जो है दाखिला दिलाया था, लेकिन जिसके बावजूद उसका जो हम कह सकते हैं सादिक का जो बाप था वो एक अलमनाक सड़क हादसे में वहाँ पे उसकी जो मौत हुई थी। तो उस दौरान वो बिल्कुल बच्चे जो इनके जो 3 बच्चे थे बहुत ही छोटे थे, उसके बावजूद उनकी जो माँ है उन्होंने काफ़ी मेहनत और मशक्कत की इन तीनों बच्चों पे, और जिस तरह से सादिक ने जो है कामयाबी हासिल की और 12वीं जमात का जो एग्ज़ाम है अच्छे नंबरात के साथ पास किया। वही अगर हम उनकी बात करें तो उनकी फैमिली बहुत ही करीब घराने से ताल्लुक़ रखती हैं, क्योंकि जिस तरह से जब बाप का साया उनके सर से उड़ गया, और साथ ही साथ उनकी जो परवरिश थी अब उसकी माँ कर रही थी, और साथ ही साथ जिस तरह से आज हमने देखा वहाँ पे उनके जो चाचा थे या जो मामू थे या बाकी कुछ रिश्तेदार आए थे, तो उनमें काफ़ी हम कह सकते हैं एक तरफ खुशी था और दूसरी तरफ उनके आंसू ये भी आ रहे थे, क्योंकि उनके बाप का जो सपना था कहीं ना कहीं अब वो पूरा होने लगा था। जिस तरह से उनके जो लोग हैं वहाँ पे आज आ रहे थे, काफ़ी खुशी थी पूरे इस इलाके में, क्योंकि पूरे सोसाइटी में, पूरे इलाके में, पूरे इस बांदीपुरा के हम कह सकते हैं। ठीक है वाहिद, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त।